कि आज की इस मीटिंग में हमारे चीफ गेस्ट, चीफ स्पीकर जुड़ चुके हैं। तो सर्वप्रथम समस्त सम्मानित साथियों को जय हिंद और स्वागत करता हूं आप सभी का राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा आयोजित आज के इस वेबिनार में, जिसका विषय है इंडियन पुलिस एक्ट। इस एक्ट के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। यह एक्ट देश भर के विभिन्न राज्यों में लागू है। कुछ-कुछ राज्य हैं जहां पर यह एक्ट लागू नहीं है, तो उस संबंध में भी हम बात करेंगे। इस विषय पर इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित हैं माननीय श्री संतोष कुमार कानू साहब। आप राष्ट्रीय संयुक्त सचिव के रूप में ब्यूरो में कई वर्षों से आप लगातार सेवाएं दे रहे हैं। चीफ स्पीकर के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं माननीय श्री महावीर पारिक सर। आप फाउंडर हैं लीगल एम्बिट के। आप एनएचआरसीसीबी के बतौर सलाहकार भी रह चुके हैं। साथ ही चीफ स्पीकर के रूप में हमारे साथ सरदार तारा सिंह साहब भी उपस्थित हैं। आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, को-फाउंडर हैं लीगल एम्बिट संस्थान के। और इस वेबिनार की अध्यक्षता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार सर कर रहे हैं। तो आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं मीटिंग के प्रारंभ में सर्वप्रथम आपके आज के चीफ गेस्ट को इनवाइट करूंगा। तत्पश्चात आज के चीफ स्पीकर महावीर पारिक साहब का संबोधन होगा। फिर सरदार तारा सिंह साहब अपनी बातें रखेंगे। अंत में प्रश्नोत्तरी का एक छोटा सा सेशन होगा और 8 बजे इस वेबिनार का समापन कर दिया जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आपके कोई सवाल होते हैं इस संबंध में, तो आप टेक्स्ट मैसेज में आप टाइप कर सकते हैं। आपके सभी सवालों को अंत में ले लिया जाएगा। तो आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री संतोष कुमार कानू साहब का। आप आएं और अगले 3 से 4 मिनट में अपनी बातें रखें। माननीय संतोष कुमार कानू साहब। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार सर, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर प्रभात मिश्रा सर, मिस्टर महावीर पारिक जी, सरदार तारा सिंह जी तथा आज इस वेबिनार में उपस्थित सभी रेस्पेक्टेड मेंबर्स को शुभ संध्या। मैं संतोष कुमार कानू, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी, आज इस नेशनल वेबिनार ऑन इंडियन पुलिस एक्ट 2007 में उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं कार्यक्रम के आयोजक प्रभात सर का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस बल को मजबूत करना, उनकी कार्य प्रणाली में सुधार करना, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम में पुलिस की भूमिका, कर्तव्य, अधिकार, प्रशिक्षण, अनुशासन और प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के माध्यम से पारिक जी और सिंह जी हमारे एनएचआरसीसी की टीम को और अधिक जानकारी दे पाएंगे और इससे सीखकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए आज के चीफ स्पीकर महावीर पारिक जी और सरदार तारा सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि आगे हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। जी महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो वेबिनार को आगे मार्गदर्शित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय श्री महावीर पारिक साहब को। आप आएँ और संबंधित विषय में अपने वक्तव्य रखें। माननीय महावीर पारिक साहब। धन्यवाद प्रभात जी। सर यदि संभव है तो एक वीडियो अगर आप ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा सर। धन्यवाद प्रभात जी। आपने पूर्ण जानकारी के लिए मुझे मौका दिया। साथियों से रूबरू होना जो हो पाएगा उसके लिए मैं तहे दिल से एनएचआरसीसी के पदाधिकारी एवं खासकर प्रभात जी से उनका आभारी रहूंगा। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे? एक बार प्रभात जी थोड़ा सा मुझे बिल्कुल बताएंगे? सर, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। बिल्कुल सर, सुन पा रहे हैं। साथियों, आज जो हमारा विषय है
बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जिस कड़ी में काम कर रहे हैं, उस कड़ी में सबसे बड़ा भूमिका रहती है हमारी जो पुलिस की, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमें कम से कम हमारा जो एक्ट है, उस एक्ट के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। उसका कारण ये रहेगा कि वर्तमान में ये जो एक्ट जो बनाया गया था, ये एक्ट बहुत ही शानदार तरीके से आम जनता के लिए बनाया गया था, क्योंकि पुलिस अपने मनमाने ढंग से जो कार्य कर रही है, उस कार्य प्रणाली को दूसरे किस तरीके से रोका जा सकता है या उस पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है, उसके लिए ये एक वरदान साबित हो सकता था अगर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकती थी गवर्नमेंट। लेकिन हम ये चाहेंगे कि आज हम लोग इस एक्ट के बारे में थोड़ी सी बारीकियों से, जो महत्वपूर्ण हमारे लिए जो पॉइंट्स और हमारी धाराएं जो इस एक्ट की हैं, वो हमारे काम आए, और वो जो काम आने वाली धाराएं हैं उन पे ही हम ज्यादा फोकस लेकर के चर्चाएं करेंगे। साथियों, खासकर इस एक्ट में 74 सेक्शंस हैं, लेकिन उसमें से ज्यादातर धाराएं जो हैं वो सरकार और पुलिस के लिए इंटरनली हैं। उससे हमें कोई बड़ा फायदा होना जैसा नहीं है। लेकिन जिन धाराओं पे हमें लाभ मिलना है और जिस पे हमें जोड़ करके उस पे काम करना है, ऐसी धाराओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि इस एक्ट में जो महत्वपूर्ण कड़ियां जो बनाई गई थी, इसमें ये पुलिस थाने में वरिष्ठ नागरिकों को एक सूची बनानी होती थी। खासकर अपन चर्चाएं करते हैं स्टेप टू स्टेप। तो अपन चलते हैं इस एक्ट में। इस एक्ट की 3 कड़ियां थी। पहली थी पुलिस अधिनियम 2007, जिसमें पुलिस जवाबदेही समितियां, कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप और पुलिस का आधुनिकीकरण और अपराध की रोकथाम, ये 4 चीजों पे फोकस करके इस एक्ट को निजात दिया था। अब आपको बता दूं, इस एक्ट को 2007 अक्टूबर 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार ने पारित किया था। ये लगभग 2 से 3 साल के मध्य भारत के तमाम राज्यों में इंप्लीमेंट हुआ था। खासकर मैं आपको बता दूं, मैं राजस्थान स्टेट से हूं, मैं राजस्थान स्टेट के बारे में लेकर के चलूंगा। साथ में जिन साथियों का कोई सवाल होगा तो मैं बिल्कुल उसकी क्वेरी पूरी करूंगा। राजस्थान में राजस्थान पुलिस एक्ट 2007, ऐसे ही हरियाणा पुलिस एक्ट 2007, ऐसे ही बिहार पुलिस एक्ट 7। तो ये पुलिस एक्ट का अलग अलग राज्यों में जो चेंजिंग किया गया था, उसमें मात्र और मात्र उनके इंटरनल एफर्ट्स जो थे उसको ही चेंज किया गया था। बाकी जो आम जनता के लिए जो धाराएं काम आने वाली थी उसको एज इट इज रखा गया है। तो हम लोग जिस एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उस एक्ट में अधिनियम की धारा 28 के अनुसार पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का गठन करना, ये उनका काम था। रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, ट्रांसफर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस वालों की समस्याओं को दूर करना, ये सब समस्याएं उस एक्ट में सम्मिलित की गई थी। दूसरा था अधिनियम की धारा 48, उसके अनुसार गांव स्तर पे आपको गार्ड्स नियुक्त करने थे, जो गांव में कोई असामाजिक घटना हो तो उसको तुरंत रोक सके। तीसरा था पुलिस अकाउंटेबिलिटी, राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे इनकी पुलिस जवाबदेही समितियां और कमेटियां बननी थी। वो अभी तक भारत में कहीं पे भी नहीं बनी है, जो हम आम जनता के लिए बड़ी परेशानी बन रही है। अगर वो बने, जिसके बारे में हम आगे चलते हुए चर्चा करेंगे,
फिर उसके बाद में चौथा था अधिनियम की धारा 55 के अनुसार थाने स्तर पर और पंचायत स्तर पर एक सीएलजी का गठन करना होता था। आप लोगों ने सुना होगा, सीएलजी हर थाने में, हर चौकी पे और हर गांव स्तर पे ग्रुप बनाने थे, जो जनरली लगभग राज्यों में निम्न स्तर के तरीके पे, ये मान के चलो कि गांवों में इनकी काफी जगह पे सीएलजी का काम पुलिस ने किया है, जिसको अपन जनरली कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप के नाम से पुकारते हैं। आप देखते होंगे कि आप बहुत सारे साथियों के गाड़ियों के आगे और पीछे 3 अक्षर में सीएलजी रेड कलर का पुलिस के लोगों के साथ में सीएलजी लिख करके लोग घूमते हैं। तो जो साथी सीएलजी का मेंबर होता है, उस मेंबर के अकॉर्डिंग वो उसको परमिशन देती है पुलिस की, आप अपना नाम वहां पे लिख सकते हो। लेकिन आपको बता दूं कि ये नाम लिखना यातायात नियमों के उल्लंघन का है। इस पे आप नाम लिख करके, यानी कि पुलिस का नाम लिख करके भी आप नहीं घूम सकते। पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो सिर्फ पुलिस की पर्सनल गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी पे भी आप पुलिस लिख करके नहीं घूम सकते, यानी जो अधिकारी हैं वो भी नहीं घूम सकते। तो इन 3-4 चीजों पे ये पुलिस एक्ट पूरा फोकस था। अब इसमें जब अपराधों की रोकथाम के लिए अब जनता को सक्रिय करना और उसका सहयोग करने के लिए जब इस एक्ट को मॉडिफाई किया था, बनाया गया था, तो पुलिस थानों और प्रत्येक पंचायत में ऐसे समूह तैयार करने थे, गठित किए जाने का प्रावधान भी था। इन समूहों को नियमित बैठकें भी होनी थी, लेकिन वो हो नहीं पाई। तो हम लोग इसके बारे में अब विस्तार से चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना था। अब स्टार्टिंग में लेते हैं, सीएलजी का एक काम था जो गांव स्तर से लेकर के राज्य स्तर के एक्टिविटियां होनी थी। और सीएलजी का काम क्या था? सीएलजी का मतलब था कम्युनिटी लाइजनिंग, यानी दो समूह या दो समुदाय के बीच में गांवों में जो होने वाले झगड़े थे, उन झगड़ों को रोकने के लिए इस सीएलजी का गठन करना था। और ये गठन कैसे करना था? अब बड़ी मजे की बात यह है कि गठन करना कैसे था। हम सब लोगों ने देखा होगा कि जब पुराने जमाने में कठपुतलियां जिस तरीके से घूमर नृत्य करती थी गांवों में घूम घूम करके, या फिर कोई नई योजना आती थी या कोई आपको सूचना गांव वालों को देनी होती थी, तो गांवों में नगाड़े ढोल नृत्य करके वहां पे घूमर नाटक बना करके, और जनता जब इकट्ठी होती थी तब जाकर के उसको आवाज लगाते थे कि ऐसा करना है या ऐसा करना था। तो ठीक उसी तरह पे सरकार सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि आपको जब सीएलजी की नियुक्तियां करोगे तो उसमें आपको गांव वालों को जागृत करना होगा, और गांव गांव में जाकर के आपको ये जागृति देनी होगी कि ये सीएलजी आपके किस काम आएगी। आपकी हर गांव से 2 मेंबर चुनने जरूरी थे, और जिन मेंबरों को आप सीएलजी मेंबर बनाएंगे, माफी चाहूंगा बीच में जो माइक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है धीरज जी, वो अपने माइक को म्यूट कर ले। प्रत्येक गांव में 2 मेंबरों को सीएलजी मेंबर नियुक्त करना था, और उनकी नियुक्ति ऐसे लोगों को की जानी चाहिए थी जो किसी भी पार्टी का कोई पदाधिकारी रहा न हो, वर्तमान में न हो या पीछे भी न हो, और किसी भी तरह के पद पे रहे न हो। ऐसा नियम था कि वो लोग जिसको आप कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप में जोड़ रहे हो वो किसी भी पार्टी का अधिकारी या पदाधिकारी न रहा हो और न वर्तमान में हो, सामान्य लोगों में से चुनना था। माफी चाहूंगा।
ऐसे लोगों को आपको इसमें नियुक्ति देनी थी और उन लोगों का काम था कि आप जब उस गांव में अगर दो पक्षों के बीच में अगर कोई ऐसा कार्य बन जाए जिसमें झगड़ा हो जाए और मामला पुलिस तक पहुंच जाए, तो वो मामला वहीं पे बैठ करके, चौकी में बैठ करके, जो चौक जहां पे पुलिस थाने नहीं होते, वहां नजदीक में जो पुलिस चौकी होती है, उस पुलिस चौकी का जो एएसआई होता है उसके पास में उसका चार्ज रहता है। तो वहां पे बैठ करके वो सीएलजी मेंबर्स को बुला करके और उस मुकदमे को वहीं निपटा दिया जाता था। दोनों पक्षों के मध्यस्थता करने के लिए सीएलजी मेंबर काम करते थे। अब बड़ी मजे की बात ये थी, इस एक्ट में यह भी लिखा था कि सीएलजी मेंबर, जो सीएलजी मेंबर होगा, ग्रामीण स्तर पे जो सीएलजी होगा मेंबर होगा, वो चौकी के प्रभारी, जो चौकी का प्रभारी होगा वो उसका सचिव होगा, और जो गांवों से, जो उस चौकी के मध्य जितने गांव आते हैं, उन गांवों से जितने लोग चुने जाते हैं, उन लोगों में से एक आदमी को, जो जागरूक हो, कानून का जानकार हो, उसमें से एक को अध्यक्ष की नियुक्ति दी जाती थी। यानी कि गांवों के चौकी के मध्य पे एक अध्यक्ष होता था, होना चाहिए था, और थाने के, जिस थाने के अंदर जो साथी आते हैं, जितने गांव आते हैं, उस गांव से उस थाने के इंचार्ज का भी एक अध्यक्ष होना चाहिए था। वो अध्यक्ष आम जनता में से होना चाहिए था, और उसका जो थानाधिकारी होता था, दरोगा जो होता था, वो उसका सचिव होता था, होना चाहिए था। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा क्या हो रहा है कि न तो किसी का कोई गठन किया गया है, और अगर गठन किया गया है तो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को ही उसमें नियुक्तियां दी गई है। सरकार, विधायक और ये सब उसमें अनुशंसा करते हैं, और पुलिस थाने वाले उसको नियुक्तियां देते हैं, और फिर आपकी मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। तो ये जो सीएलजी मेंबर थे, इसमें आपको थाना स्तर पे, फिर तहसील स्तर पे, और फिर जिले स्तर पे, इन पे आपको अध्यक्ष नियुक्त करने थे। लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट लगभग 0 है। कुछ राज्यों में इसमें काम हुआ है, कुछ राज्यों में पता नहीं है इसका कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद सीएलजी का जो काम था वो आपसी लड़ाई झगड़ों को रोकना, और अगर कोई मामला आपसी समझौते के बाद भी अगर नहीं समझाया जा सकता था, उस मामले पे मामला दर्ज करने के बाद में जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो उसकी जो जांच होती है, उस जांच में सीएलजी मेंबर्स को वहां पे ऐड करके और फिर उसकी जांच करते थे। यानी जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए थी। तो ये वर्तमान में ऐसा भी नहीं होता है। फिर उसके बाद में अपन दूसरे एक्ट, उसके एक्ट की दूसरी धारा पे चलते हैं कि इसी सीएलजी के बाद में जिले में एक पुलिस जवाबदेही समिति होनी चाहिए थी, कि आपको पुलिस जवाबदेही समिति में, जो पुलिस जवाबदेही समिति का गठन जो करना था, उसमें आपको जिले और राज्य की 2 समितियां बननी थी, जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे। जिला स्तर का जो अध्यक्ष होता है, उसके पास में एडिशनल एसपी के जितना उसका पावर होता है। तस्लीम जी से अनुरोध, ठीक है। धन्यवाद तस्लीम जी। जिला स्तर पे जो कमेटी होनी थी, उसका जो अध्यक्ष होना था, उस अध्यक्ष की पावर एडिशनल एसपी के अकॉर्डिंग होता था। लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रावधान राज्यों में नहीं बना है। राजस्थान स्टेट की जहां मैं बात करूं, तो हमने 15-16 में सरकारों को पत्र लिखे, होम गृह मंत्रालय को पत्र लिखे, तब जाकर के आनंद फानन में 15-16 में 16 राज्यों में 16 जिलों में ये समितियां गठित की गई थी,
जिसमें आगे चल करके उनका कार्यकाल जो 2 साल का होना था वो 2 साल का कार्यकाल रहा। उसके बाद में आज भी वो समितियां गठित नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है आम जनता का भोलापन या आम जनता को इनकी जानकारियां न होने के कारण आम जनता इस पे आवाज नहीं उठा पाती है। तो हमें तमाम देश के तमाम जो संगठन है जो समाज हित के पे काम कर रही है, सामाजिक सरोकार पे काम कर रही है, जो मानव अधिकारों पे काम कर रही है, उनको हमें आगे आकर के सरकार को, गृह मंत्रालयों को और यूट्यूब ऐप टाइटल लाइव चैनल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन है पब्लिक, एनीवन कैन सर्च फॉर एंड व्यू। अगर कोई भी हेलो, जी जी सर, जी जी। बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा था कुछ। ओके, तो ये जब इसमें जागरूकता होगी तो हम लोग राज्य सरकारों को ये पूछेंगे, जिला के पुलिस अधीक्षक को पूछेंगे कि जिले में आपने पुलिस जवाबदेही समिति कब गठित की, उसका अध्यक्ष कौन है, उस अध्यक्ष के साथ में जो मेंबर्स है, 5 मेंबर होने चाहिए थे जिले की कमेटी में। 5 मेंबर होने थे, उन 5 मेंबर में से एक महिला होनी चाहिए थी और एक SC ST कैटेगरी का मेंबर होना चाहिए था। तो एक उन 5 मेंबर में से एक SP उस जिले का सचिव होना चाहिए था और अध्यक्ष जो है वो आम जनता में से होना चाहिए था। तो इस बारे में अपन जब पुलिस के महकमे को आप पूछेंगे तो शायद मेरे हिसाब से इसका बेहतर रिजल्ट आ सकता है और आम जनता को इसका फायदा मिल सकता है। फिर उसके बाद में CLG पुलिस जवाबदेही समिति, ठीक इसके एक बाद में शांति समिति, जो शायद आपने नोट किया होगा कि जब भारत में कोई त्योहार आते हैं, त्योहार को सेलिब्रेट करने से पहले पुलिस थानों में जो व्यापारी होते हैं उन व्यापारियों को बुला करके या समाज की जो प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ होते हैं उनको बुला करके एक बैठक बुलाते हैं जिसको शांति समिति के नाम से बनाते हैं। उसमें उनका ध्येय यही रहता है कि हम लोग इस जो त्योहार है इस त्योहार को किस तरीके से शांति से मनाए, इसलिए उस समिति में लोगों को बुला करके एक मीटिंग कर ली जाती है थाने के स्तर पे और थाने स्तर पे मीटिंग करके और उसको त्योहार को, जैसे ईद है, बकरा ईद है, फातिहा है, ये जब होते हैं, होली है, दिवाली है, तो इनको सही तरीके से मनाने के लिए ये लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे उस शांति समिति के लोगों को बुला करके और वहां पे चाय नाश्ता करके और अपनी फॉर्मेलिटियां पूरी कर लेती है। जबकि इसका मतलब ये होता था शांति समिति में जो CLG मेंबर और जो जागरूक नागरिक, पत्रकार, ये जो साथी होते थे उनको बुला करके आपको आम जनता तक एक मैसेज पहुंचाना चाहिए था कि इस तारीख को ये त्योहार है और इस त्योहार के लिए हम लोग शांति से इस प्रोग्राम को संपूर्ण कर पाए, आप सब साथी इसमें मिलकर के सहभागिता करेंगे। बिल्कुल। सर लेकिन मैं थोड़ा-सा चूँकि जी। सर थोड़ा-सा इस विषय पर आप प्रकाश डालें सर कि आज के वर्तमान परिदृश्य में एक NHRCCB का सदस्य है या एक आम भारतीय नागरिक है, वो किस तरह से इस एक्ट के माध्यम से उसके पास क्या बेसिक जानकारी होनी चाहिए जिसका यूज़ करते हुए वो सोशल वेलफेयर के लिए कार्य कर सके? तो इस पॉइंट पर थोड़ा-सा आप प्रकाश डालें क्योंकि सर अब हमारे पास केवल 25 मिनट बचे हुए हैं, तो इस अगले 10 मिनट में हम ये कवर कर सकें कि आज के परिदृश्य में वर्तमान में 2025 में जिन राज्यों में ये एक्ट लागू है वो क्या बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए एक आम भारतीय नागरिक को या एक NHRCCB सदस्य को जो सोशल वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट कर सके? सबसे पहले धन्यवाद प्रभा जी, आपने महत्वपूर्ण बारीकी को समझने के लिए
कहा, तो मैं उसी पे फोकस कर लेता हूँ, क्योंकि एक्चुअली एक्ट काफी लंबा है और इसको अपन पार्ट में समझ पाएंगे। तो हमें जो महत्वपूर्ण जानकारियां चाहिए थी, उसके लिए एनआरसीसी मेंबर्स के लिए सबसे पहले हमें हमारे पुलिस स्टेशन में आरटीआई के माध्यम से या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से आप ये जानकारी कर लें कि हमारे क्षेत्र में जो कम्युनिटी लाइजनिंग मेंबर्स है वो कौन कौन है, उनकी सूची उपलब्ध करवाएं। और उसके बाद में जो पुलिस जवाबदेही समितियां हैं, उस पुलिस जवाबदेही समिति में हमारे जिले के अध्यक्ष कौन है, हमारे राज्य का अध्यक्ष कौन है, और उनके कांटेक्ट नंबर हमारे पास में क्या है। अब बेसिकली मैं बता दूं कि पुलिस जवाबदेही समिति का जो अध्यक्ष और जो मेंबर्स की बात है, उनका थोड़ा सा पावर जो एस्टिमेशन है वो मैं आपको बता दूं कि अगर ये मामला, ये अध्यक्ष और ये इनकी नियुक्तियां क्यों की गई थी। पुलिस की आए दिन आप सुनते आ रहे हो कि पुलिस अपने मनमाने तरीके से कार्य कर रही है। सपोज कीजिए मैंने प्रभात जी पे एक मुकदमा दर्ज करवा दिया, मेरा वर्चस्व ऊपर तक है, राजनीतिक प्रकोष्ठ में भी है और समाज में मैं अच्छा मेरा होल्ड रखता हूं, इसलिए प्रभात जी को दबाने के लिए मैंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब जब प्रभात जी मेरे एसएचओ को आके कहते हैं कि साहब मेरे पास में ये जो मामला दर्ज किया है ये गलत है, और वो हमारा एसएचओ सुनता नहीं है। फिर उसके बाद में आईजी के पास में जाते हैं, आईजी नहीं सुनता है, एसपी के पास जाते हैं, एसपी नहीं सुनता है। तो उसके लिए करें क्या। प्रभात जी के पास में क्या है, प्रभात जी लिखित में पुलिस जवाबदेही समिति के अध्यक्ष को लिखेंगे कि मेरे खिलाफ महावीर पारिक जी ने ऐसा एक षड्यंत्र पूर्वक एक मुकदमा दर्ज करवाया है जो सरासर गलत है, लेकिन पुलिस मेरी मदद नहीं कर रही है, सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, तो आप इस पे इन्वेस्टिगेशन करके और इसको दूध का दूध और पानी का पानी करें। अब जिम्मेदारी बन जाती है पुलिस जवाबदेही समिति के अध्यक्ष की, वो एक मीटिंग बुलाते हैं और अपने जो कमेटी मेंबर्स हैं उनके सामने उस एसएचओ को और उस मामले को लेकर के उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी तीसरे थानेदार के पास में, अपने जिले के किसी तीसरे चौथे जिसको भी आप उचित समझते हो उस थानेदार से उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाती है। और उस इन्वेस्टिगेशन में अगर प्रभात जी का मामला झूठा निकलता है, मैंने जो मामला दर्ज करवाया झूठा निकला, तो बाकायदा वो एडिशनल एसपी को आदेशित करेंगे कि ये जो मामला है प्रभात जी के खिलाफ, ये मामला गलत है और इसको आप सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके और एसपी को इसकी इत्तला दें और इस कमेटी को भी इसकी जांच बराबर दें। तो वो बाकायदा उस पूरी के पूरे सिस्टम को चेंज कर देगा, यानी कि जो मामला दर्ज हुआ था उसको पूरे को चेंज कर देगा। तो प्रभात जी दोषी न होते हुए भी दोषी हो रहे थे, और जब इस समिति के पास में इस मामले को ले जाया गया तो बाकायदा वो निर्दोष होकर के इस मामले से निकल गए। तो एक आम आदमी अपनी गलत जो अपने खिलाफ जो मामले दर्ज हो रहे हैं उनसे बच सकते हैं। तो ये इनके पास में पावर, अध्यक्ष के पास में पावर है। इस तरीके की एक्टिविटियां हमें जानकारी में होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथी पुलिस थानों में जाकर के और ये कहना चाहिए कि हमारे साथी जो समाज हित में काम कर रहे हैं इनको आप सीएलजी मेंबर्स नियुक्त करें। सीएलजी मेंबर के लिए आप जब सीएलजी मेंबर रहेंगे तो आपके थानों की जो एक्टिविटी है वो आप जागरूक नागरिक के तौर पे काम करेंगे तो आम जनता को उसका लाभ मिलेगा। ठीक इसी तरीके से हम पुलिस जवाबदेही समितियों के लिए जो पढ़े लिखे जागरूक और कानून के जो जानकार है उनके लिए जब ये पुलिस जवाबदेही समितियों का गठन जब होगा उसके लिए हमें विज्ञप्तियां निकलती है, उस टाइम पे हमें इस पे आवेदन करना चाहिए। इस तरह की एक्टिविटी अगर अपन करें तो समाज में बहुत बेहतर तरीके से इसका रिजल्ट निकल करके सामने आ सकता है। जी प्रभात जी। इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट रहे हैं तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करें। सर, सरदार तारा सिंह साहब हैं क्या आपके साथ? शायद एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ सरदार जी का, क्योंकि उन्होंने कहा तो था कि मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअली किसी केस की ड्राफ्टिंग में थे। तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत ठीक नहीं, है, वो नहीं है नहीं अभी। सरदार तो तारा सर सिंह जी आप नहीं है। एक आध और
एक आध पॉइंट और इस विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण हैं या कोई ऐसा आपसे छूट रहा है तो कृपया करें, फिर हम प्रश्नोत्तरी के सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सर, सबसे बड़ी जो चीज देखने लायक है वो हमें एक तो इस एक्ट की बड़ी जानकारी होनी चाहिए थी, और उसके लिए हम लोग समय समय पे साथियों को इस पुलिस एक्ट को बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए। इस एक्ट को पढ़ोगे तब जाकर के बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आएगी। फिर इसी एक्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात और निकल के आ रही है कि आपने कभी सुना होगा कि जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उन वरिष्ठ नागरिकों को जैसे उनके लड़के, उनके बच्चे जो है वो परेशान करते हैं और उनको सही तरीके से मेंटेन नहीं करते, क्योंकि अभी वर्तमान परिस्थिति ये चल रही है कि वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादातर वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है। उसका कारण कहीं न कहीं ये एक्ट भी है। इस एक्ट में जिला कलेक्टर को और एसपी को, दोनों को जिम्मेदारियां सौंपी गई थी कि आपको इसके बारे में बड़ी जानकारी रख करके आपको हर महीने प्रत्येक थाने में इसकी डिटेल लोगे कि आपके पास में वरिष्ठ नागरिकों का क्या शिकायत आई और उस पे आपने क्या उनकी शिकायतों का निवारण किया। लेकिन अभी तक इसमें भी पूरा जो रिजल्ट है वो सिफर है। तो हमें जिला कलेक्टर और एसपी से भी पूछना चाहिए कि जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अपराध कारित हो रहे हैं, उन अपराधों की रोकथाम के लिए आप लोगों ने अब तक क्या उपाय किए हैं, और उन उपायों के बारे में जनता को या वरिष्ठ नागरिकों को जानकारियां देने के लिए आपने अब तक क्या क्या कार्य किए हैं। तो उन कार्यों की भी जानकारी हमें लेकर के आम जनता तक पहुंचानी चाहिए। हम लोगों को भी पहुंचाना चाहिए कि आपका ये हक है। जैसे हम लोग कहीं पे कोई सेमिनार या सपोज ये गांवों में सीनियर सिटीजनों का कोई एक प्रोग्राम बना लिया कि आज हम चर्चा करेंगे सीनियर सिटीजन्स पे, आज हम चर्चा करेंगे आम जनता के लिए। तो उनके बारे में हम लोग बारीकियों से जानकारी दें कि आपका ये एक्ट है और इस एक्ट में आपके लिए ये प्रावधान है। इन प्रावधानों की जानकारियां हम लोग अगर दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है और ये बिल्कुल वृद्धाश्रम जो है सर। ये बंद हो सकते हैं। सर यहीं पर यहाँ पर एक थोड़ा सा मतलब सजेशन चाहिए, थोड़ा सा मतलब मैं चाहता हूँ आप 4-5 मिनट कम से कम लें। मान लीजिए कि हमारे एनएचआरसीसीबी के सदस्यों ने एक एक जागरूकता कार्यक्रम शिविर आयोजित किया और वो इसी विषय पर था। उनके जो अभी आपने कहा कि सीनियर सिटीजन के जो राइट्स हैं, क्या उनको क्या मूलभूत उनकी शिकायतें, समस्या समाधान के लिए इसी टॉपिक पर अगर मतलब एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पर उन्हें किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अवगत कराना होगा, थोड़ा सा आपके माध्यम से जानेंगे तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो प्रभा जी, इसमें हमें जनता जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ये बताना कि आपको जो जनरली क्या होता है कि अभी कोर्ट के माध्यम से आप सीनियर सिटीजन जो है वो कोर्ट में जाकर के इसके मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। तो हमें कोर्ट में नहीं जाना है। कोर्ट में जाने से आपको दो चीजों का नुकसान होगा। एक तो आपका आर्थिक नुकसान होगा, दूसरा होगा आपका समय। ये समय में आपका काम भी नहीं होगा और कोर्ट में आपको वकील आपसे पैसा लेगा और आपका काम भी समय पे नहीं हो पाएगा। जबकि आपको पुलिस थाने में या अपने खंड जो एसडीएम है उस एसडीएम को एक नॉर्मली एप्लीकेशन मूव करना है कि सर मेरी उम्र ये है, और अपने दस्तावेज साथ में लगाएं कि मेरी उम्र ये है और मेरे साथ में इस तरीके का अत्याचार मेरे बच्चों के माध्यम से या गांव के अन्य लोगों के माध्यम से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे मैं थाने में भी कह के आया लेकिन मुझे उससे कोई निदान नहीं मिला। तो आप उससे मुझे निदान दिलाएं। तो एसडीएम की जो कार्य करने की प्रणाली है वो विथ इन 3 डेज, 3 दिन के मध्य उसको कार्रवाई करनी होगी उस पे, और वो उसको सीनियर सिटीजन को उस पे रियायत दिलानी होगी। ऐसा प्रावधान है। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हम लोग जनता को ये कहें कि आपको कोर्ट में ले जाने के बजाय आप डायरेक्ट अपने खंड अधिकारी को कहें और अपने पुलिस एसडीएम एसएचओ को कहें। इन दोनों लोगों को कहोगे तो आपके पास में एक चीज लिखित में, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं तो आपके पास में उसका रिवर्स लेने के लिए आपके पास में एक प्रूफ होना जरूरी है।
जब भी आप कोई लिखित में कोई डॉक्यूमेंट वहां पेश कर रहे हो, तो उसका एक रिटर्न में उसका सिग्नेचर या स्टाम्प लगा करके वापस अपने पास में प्रूफ के तौर पे ले, इस तरीके की एक्टिविटी करनी चाहिए। सर इसकी कोई जी लिमिटेशन प्रभा जी। लिमिटेशन भी है, किन किन मतलब इसे कोई लिमिटेशन भी होंगे कि इसी इसी मामले को लेकर आप कोर्ट नहीं जाना है, कुछ लिमिटेशन भी हैं सर, तो उस पर भी प्रकाश डालिए सीनियर सिटीजन के संदर्भ में। उनके लिए नहीं जाना चाहिए, सीनियर सिटीजन का किसी भी तरीके का कोई, सीनियर सिटीजन को कभी भी कोई ऐसा कोई मामला आ रहा है तो उस पे सिर्फ उसको अपने खंड अधिकारी को या जिला कलेक्टर को लिखे, उनको कभी भी कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सर, इसमें ये मामले जैसे कई बार होता है कि बच्चों ने अनाथालय भेज दिया, इस तरह के तमाम तरह के, या पीड़ित हैं उनका इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा है, ऐसे मामलों में भी मतलब हमारे संस्था के पदाधिकारी बिल्कुल। उन बुजुर्गों की हेल्प कर सकते हैं इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा कोई और पॉइंट है तो सर अन्य इसमें जो? अगर हाँ तब इसमें पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी इसमें क्या है, अपन स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो समय अपने पास में कम रहेगा। नेक्स्ट सेशन एक हाँ, और रख मतलब लेंगे, जो आज का सर सेशन हो अभी गया उसको। मैं चाहता हूँ सर, सर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मतलब चूंकि मान लीजिए कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया है, तो उसमें एक दिन तो ये हुआ सीनियर सिटीजन का, इसके अलावा महिलाओं से संबंधित या और कोई ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो, जो जब भी अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए वहां पर कंपलसरी रूप से इसे रखा जाए, तो 1 से 2 पॉइंट और आप हमें बताएं सर। नहीं, एक महिलाओं का भी है, माफी चाहूंगा, महिलाओं का भी है और बाल अत्याचारों पे भी है। इसमें जो छोटे बच्चे हैं उनको अपन जैसे ढाबे पे है, नौकरी पे जो लगते हैं, बाल अत्याचार जिन पे किया जाता है, तो उसके बारे में भी आप प्रोग्राम्स में रख सकते हैं इसके बारे में। और नेशनल ह्यूमन राइट्स जो है, उस पे बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों में आप महिलाओं पे और बच्चों पे जो होने वाले अत्याचार है उनके बारे में अगर बात रखेंगे तो उस पे संज्ञान भी बहुत बेहतरीन तरीके से लिया जाएगा। इसी का कारण जनरली मार्केट में आपको खासकर ध्यान रखना है कि ऐसा कोई संज्ञान अपराध हो गया जिस अपराध को महिला और बच्चों पे हुआ हो, जो हम न चाहते हुए भी, सपोज कीजिए मैं मेरे द्वारा मेरी संगठन है, मैं स्कूल चला रहा हूँ और उस स्कूल में जो बच्चे बैठे हैं उन पे किसी कारण से, बरसात के या अर्थक्वेक से किसी कारण से उन पे दीवार गिर जाती है या बच्चों को कुछ हानि हो जाती है, तो ऐसी आवाज को उठाने के लिए आपको एनएचआरसी में, नेशनल ह्यूमन राइट्स में, इसके लिए कंप्लेन उठानी चाहिए और उस कंप्लेन पे 100% संज्ञान लिया जाता है। संज्ञान लेकर के इस मामले को बड़े चुनौतीपूर्ण से लिए, तो आपको बाल अत्याचार और महिलाओं पे होने वाले अत्याचार, वो जरूरी नहीं है आप किसी, जैसे हमने उठाया अभी गुजरात में एक स्कूल की दीवार गिर गई थी, उसमें कई बच्चे घायल हो गए थे, तो हमने उस पर आवाज उठाई तो उस स्कूल को बंद करना पड़ा। वो प्राइवेट स्कूल थी और उस प्राइवेट स्कूल में खड़ा करने में बड़ी लापरवाही बरती गई थी, जिसमें कलेक्टर भी दोषी पाया गया है, तो उस पर कार्रवाई चल रही है अभी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आप आवाज उठाएंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट आ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब चूँकि वेबिनार में 7:50 हो चुके हैं, तो मैं अगले 5 मिनट के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को इनवाइट करूँगा। फिर 7:55 पर हम एक प्रश्नोत्तरी 1-2 क्वेश्चन रखेंगे और 8 बजे इस वेबिनार का समापन कर दिया जाएगा। चूँकि यह विषय काफ़ी बृहद है, तो इसमें एक आध वेबिनार की और आवश्यकता पड़ेगी, तो हम आगामी मंथ में ऐसे एक आध वेबिनार हम और आयोजित कर लेंगे। तब तक मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महोदय जी बिल्कुल। डॉक्टर रणधीर कुमार सर को। आप आएँ और अपने हम सभी को मार्गदर्शित करें। समस्त साथियों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद गुड महावीर इवनिंग पारिक सर। साहब। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात रूबरू हो पा रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। और यकीन मानिए तो मैं सच बताऊं तो मुझे इस एक्ट के बारे में जानकारी नहीं थी। मतलब क्लियरली मैं थोड़ी पुलिस जवाबदेही समिति के बारे में जानकारी थी, लेकिन इस एक्ट के बारे में मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानकारी नहीं थी, जिस प्रकार से आपने बारीकी से बताया। हमारे बीच आज संतोष कानू जी भी उपस्थित हैं, हमारे बीच अन्य सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। सभी को मेरा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, क्योंकि आप सभी बहुत बेहतरीन एक विषय पर चर्चा में भाग लिए।
और यह विषय जो है सो एक डायरेक्ट इसको बोलते हैं कि सामाजिक संवेदनाओं से जुड़ी हुई विषय। और आज के दौर में जिस प्रकार से पुलिस जो है ना, एक तरह से पुलिस अपनी जवाबदेही से बचना चाहती है। पुलिस अपनी कई मामलों में मैंने देखा है कि पुलिस पर कोई प्रश्न स्थापित ना हो, इस प्रकार से कई प्रकार की ये पुलिस जवाबदेही समितियां नहीं बनने दी जाती है। और महावीर पारिक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि 2015-16 में आपके द्वारा एक मुहिम उठाई गई थी, और इस मुहिम से राजस्थान ही नहीं, अन्य भारत के अन्य प्रांतों में भी, खास करके मैं बताऊं तो 1-2 स्टेट है, कुछ कुछ जिलों में भी गृह मंत्रालय की लेटर जो है सो संभवतः सभी जगह पर गई थी, और उसके आधार पे कई जगह पर ये पुलिस जवाबदेही समितियों का गठन हुआ था। एक बार मुझे लगता है कि पुनः इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, और अगर कहीं बतौर मानवाधिकार संगठन अगर कि हमारी जवाबदेही बनती है कि इसको हम अगर कहीं संज्ञान में लें, और लेना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी समिति है। लोग थाना वाले, मैंने कई मामले में देखा है कि कई पुलिस वाले बचते हैं कि हमने शांति समिति की बैठक करा दिया। तो शांति समिति की बैठक एक तय समय के लिए होती है कि किसी क्षेत्र, कोई कार्यक्रम के लिए, कोई त्योहार के लिए, खास करके वैसे त्योहार जिसमें कोई प्रकार की अप्रिय घटना होने की संभावना रहती है, इस प्रकार के त्योहारों में करती है। लेकिन जो पुलिस जवाबदेही समिति है, इसका जनता और पुलिस के बीच में एक आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए, सहयोग प्रदान करने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए, और समस्याओं का समाधान के लिए, साथ ही साथ जागरूकता के लिए बेहद ही जरूरी है। ये जो विषय है, इसमें अब एक तरह से एक जो उसकी समिति के अध्यक्ष हैं, उसको एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की अगर की पावर है, तो कई प्रकार की समस्याओं को अपने निचले स्तर के, एटलीस्ट डीएसपी स्तर के अधिकारियों को आदेशित निर्देशित कर सकता है कि इस प्रकार से कार्यवाही में समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो ये मतलब हमारे जो इस प्रकार की समितियां हैं, ये पुलिस और पब्लिक के बीच की जो है विश्वास को, जो गैपिंग है, उसको खत्म करने की कोशिश करती है। और ये जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाला भी जो समय है, इसको थोड़ी सी संवेदनशीलता के साथ इस विषय पर हमें काम करने की भी जरूरत है। अगर हम संवेदनशीलता के साथ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं से एक बेहतर पॉजिटिव निष्कर्ष के साथ हम लोग जो है एक समाधान की ओर पहुंच पाएंगे। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, विभिन्न जिलों में हैं, विभिन्न प्रदेश में हैं, मैं एक आग्रह करूंगा कि आपके जिले में अगर कहीं पुलिस जवाबदेही समिति नहीं बनी है, तो हम लोग बहुत जल्द एक लेटर ड्राफ्ट करके आपको देने जा रहे हैं। एक बार आप पहले पता कर लें कि पुलिस जवाबदेही समिति है कि नहीं। कई जगह पे साइलेंट समितियां बनी हुई है, पता नहीं चल पाती है, लेकिन कमोबेश नहीं बनी हुई। मोस्टली आप 80% 90% केसेस में नहीं बनी हुई। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एकदम तय फ्रेमवर्क के माध्यम से हम लोग इस पर एक मुद्दे को उठाते हैं कि आप जो है सो पुलिस जवाबदेही समिति का गठन करें, और उस पुलिस जवाबदेही समिति का गठन करके जो इस एक्ट के अंतर्गत जो भी चीजें हैं, जो निहित प्रावधान है, उस प्रावधान का कहीं ना कहीं से पालन करने हैं। तो हम लोग एक व्यापक स्तर पे हम लोग आगे कार्य करने की कोशिश करेंगे। हमारे समस्त जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपने प्रदेश जिला अध्यक्ष को जरूर मार्गदर्शित करें इसके लिए, और जिला अध्यक्ष हैं तो ब्लॉक लेवल पर आप मार्गदर्शित करें, ब्लॉक लेवल पर थाना के माध्यम से इसको कोशिश करें। और कार्य होती है, कार्य अगर कि हम किसी भी मामले को संज्ञान लेते हैं तो जरूर कार्य होती है। अभी पारिक साहब एक बहुत अच्छी बात बताए सर की नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास अगर के आप कोई मामले भेजते हैं तो जरूर संज्ञान ली जाती है। वाकई बिल्कुल संज्ञान ली जाती है। हम कई मामले को संवेदनशीलता के माध्यम से कारण हम नहीं, उसको गोपनीय के कारण हम उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर हमें उम्मीद नहीं थी कि कमीशन संज्ञान लेगी, लेकिन कमीशन के द्वारा गोपनीय संज्ञान ली गई, कार्रवाई हुई। तो यह कमीशन की जो है सो पारदर्शिता, और कमीशन अभी पिछले 5 सालों में, जब से कमीशन पिछले 5-7 साल का जो टेन्योर रहा है, उसमें कमीशन बहुत पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है, और हमारे जैसे संगठनों को जो बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं, सहयोग प्रदान कर रही है, और भारत के आम जनमानस जो मानवाधिकार के लिए पीड़ित हैं, उनको भी सहयोग प्रदान कर रही है। इसलिए हम कमीशन को गलती नहीं कर सकते। कमीशन कहीं ना कहीं से अब सहयोग करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से है। कमीशन की अपनी एक निहित अधिकार है, उससे ज्यादा वो आगे बढ़ भी नहीं सकते, तो जितने उनके अधिकार है उतना सहयोग प्रदान करती है। हम ऐसे मुद्दे को बड़े मंच पर उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे मुद्दे को अगर के हम बड़े स्तर पर उठाएं तो जरूर सामाजिक परिवर्तन और बदलाव की परिकल्पना कर सकते हैं, और जो पुलिस और जो जनता के बीच एक विश्वास की कमी है, उस विश्वास को हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पारिक साहब आपके इस वक्तव्य के लिए, चूंकि मैं बहुत अच्छा लगा कि आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात भी हुई, बातें भी हुई, और एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा हुई। और विशेष आपका हमेशा हमारी संस्था की ओर से और हमारे
हजारों सदस्यों की ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे वेबिनार का अब समय सीमा लगभग समाप्त होने वाली है। मैं एक प्रश्न महावीर पारिक सर से पूछना चाहूँगा कि सर, ये जो पुलिस एक्ट 2007 है, ये कुछ-कुछ राज्यों में लागू नहीं है और वहाँ लागू नहीं है, तो क्या वहाँ पे कोई प्रावधान है? आप जल्दी से 1 से 2 मिनट में इस पर अगर आप प्रकाश डाल सकें तो बेहतर का होगा। प्रावधान, ये जो एक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार का नियत किया हुआ एक्ट है, तो भारत के तमाम राज्यों में लागू होना चाहिए था। लेकिन ये सरकारों की निकम्मापनी समझ ले या जनता का अभिज्ञता समझ ले कि जनता को पता नहीं है इसलिए चलता है। ये हमें भी जब पता चला, जब 2014 में हम लोग इस पे एक्ट की पढ़ रहे थे, तब जाकर के सामने आया कि ये एक्ट भी है। तब जाकर के हमने राजस्थान के तमाम जिलों में सूचना के अधिकार से निरीक्षण किए, तब जाकर के पता चला कि ये ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हमने राजस्थान के 35 से लगभग आरटीआई एसपी कार्यालयों में लगी और फिर वहां पे जाकर के मैं पर्सनली निरीक्षण किया, तब जाकर के पता चला कि ये नहीं बनी है। अभी वर्तमान में राजस्थान है, हरियाणा है, बिहार है, उत्तराखंड है, इन राज्यों में एक बार पुलिस जवाबदेही समितियां बनी थी, लेकिन अभी ये मैं मानूंगा कि हमारा नसीब अच्छा नहीं माने, ताकि हमारा काम हो नहीं पाया। अब हम लोग सब मिलकर के अगर काम करेंगे तो हो सकता है, मुझे ऐसा आशा है कि हम लोग अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे समाज को। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम लोग मिलकर के इस पर कार्य करेंगे, आपका सहयोग लेंगे, आपका मार्गदर्शन लेंगे और हम लोग इसको पुनः एक बार हम लोग बहुत बेहतर तरीके से कार्य करने हेतु तो संकल्पित होंगे। बिल्कुल। और चूँकि अब हमारी समय सीमा समाप्त हो रही है, अंत में मैं संतोष कानू साहब का 1 मिनट का बाइट लेना चाहूँगा, फिर हम वेबिनार के समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। संतोष कानू साहब, आप कुछ जी, कहना चाहते हैं क्या? धन्यवाद प्रकाश सर। आज का वेबिनार बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। विशेषकर आज के चीफ स्पीकर महावीर पारिक सर को एनएचसीवी टीम की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जिस सरल भाषा में आज के उद्देश्य को समझाने का प्रयास किया है, मुझे आशा है कि हमारे इसका सरल करके रास्ता को और भी ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अंत में आप सभी को यही संदेश देना चाहता हूं, आप हमेशा पॉजिटिव रहें, हार्डवर्क करें और कभी भी किसी भी चुनौती से हार न माने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर नमस्कार। महोदय, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं रमेश सोनी बोल रहा हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, अंत में आप कुछ कहना चाहते हैं? अमरनाथ साहब का अमरनाथ साहब, कोई और सदस्य कुछ अपनी विचार कुछ शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो उनको मौका दीजिए। अमरनाथ साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? समय सीमा समाप्त हो गई, 1 मिनट में आप अपनी बातें रख सकते हैं। अमरनाथ साहब। धन्यवाद मिश्रा जी, मुझे बहुत कम समय मिला है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 2024 में मुझे सीएलजी जो एक जिला स्तर पे ग्रुप बना था, मुझे इसमें शामिल किया गया था। तो मैं वहां पर एक टीम का प्रभारी बनाया था। मुझे 2 इंस्पेक्टर लेवल के जो मुझे मिले थे, टीम के मेंबर मिले थे। तो क्या हुआ कि 7-8 महीने हमने अच्छा काम किया है। तो जब यहाँ के एसपी जब बदल गए तो उसी समय उनको ये रास नहीं आया, क्योंकि मैं अलग डिपार्टमेंट से था। जो हमारे साथ जो पुलिस के डिपार्टमेंट के थे, उनको थोड़ा सा ऐसा लगता था कि हमारे बीच में हमारी सिक्योरिटी लेकर है। तो ऐसे नहीं है कि सीएलजी ग्रुप में अमरनाथ साहब, आपका माइक ऑफ है क्या? एक बार फिर से चेक कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मिश्रा जी, मैं ये बताना चाहता कि 2024 में जिला स्तर पर मुझे सीएलजी में चुना गया था। उसमें मुझे शामिल किया गया था और एक टीम वहां पे बनी थी 9 लोगों की, जिसमें मुझे भी एक टीम का प्रभारी बनाया था। और मैंने 8-10 महीने उसमें काम किया है और अच्छा मैंने अनुभव लिया कि पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे झगड़े आते हैं, उसका मुझे अनुभव हुआ है। तो पुलिस डिपार्टमेंट के लगभग काफी लोग पुलिस डिपार्टमेंट के थे, उसमें सिर्फ मैं अकेला हेल्थ डिपार्टमेंट से था।
उनको मेरा वहां पर बैठना, उनके बीच में बैठना थोड़ा लगता मुझे कुछ ऐसा रास नहीं आया, क्योंकि ये पुलिस डिपार्टमेंट की सारी गतिविधियों को जानकारी ले लेगा। तो ऐसा है, उन्होंने फिर लास्ट मंथ में अभी 6 महीने में मुझे फिर वहां से 3 लोगों को उसमें से हटा दिया, जो पुलिस के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट के थे, और उसकी जगह जो यानी कि चमचागिरी करने वाले थे पुलिस के रिटायरी पर्सन, उनको उसमें शामिल किया गया। अच्छा अनुभव है। सीएलजी में अगर मन से हम काम करें तो हम बहुत इमदाद लोगों की कर सकते हैं। कोई जी बात नहीं धन्यवाद। अमरनाथ सर, हम लोग इस बार फिर से हम लोग कोई बात नहीं अमरनाथ सर, हम लोग फिर से इस मुहिम को इस बार हम लोग फिर से शुरू करेंगे। और जी जितनी भी ये पुलिस समन्वय समितियां हैं, जितनी भी जवाबदेही समितियां हैं, इसका गठन हेतु हम लोग व्यापक पहल करेंगे। इसमें आप सभी का भी सहयोग बेहद जरूरी होगा। और अपने अपने जिले में, अपने अपने प्रदेश में इसको किस प्रकार से हम लोग बेहतर कर सकते हैं, इस पर हम लोग एक बार और भी चर्चा करेंगे। और एक बार हम लोग एक व्यापक पूरा राष्ट्र स्तर पर एक बार अभियान हम लोग इसको चलाएंगे। जी धन्यवाद। सर एक बात पूछना चाहता हूँ, तो सीएलजी का फुल फॉर्म क्या है, प्लीज बताएंगे तो थोड़ा अच्छा होता। देखिए, ये फुल फॉर्म आपको गूगल पे सर्च कर लेना है। मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए थोड़ा सा। जी, आवाज जा पा रही हो? ठीक है। आप में से किसी पदाधिकारी के पास संबंधित विषय पर अगर एक्सपर्टीज है तो आप सभी इनवाइटेड हैं। आप हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करेंगे और आपको ऐसे वेबिनार में गेस्ट बनने का भी मौका मिल सकता है। तो आप एक बार हेल्पलाइन नंबर से जरूर सर्च करें। और एवं मेरे सभी पदाधिकारियों से मेरा एक निवेदन है कि जब भी हम किसी विषय पर कोई वेबिनार लेते हैं तो आपको उसकी बेसिक जानकारी गूगल से मिल जाती है। वो एक्ट कब आया, उसकी बेसिक क्या जानकारी है, जो कि हम वेबिनार के माध्यम से केवल व्यवहारिक जानकारी को वाले टेम्परामेंट को अगर सामने रखेंगे तो बेहतर तरीके से आप सभी चीजों को समझ पाएंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जैसे आप कुछ फुल फॉर्म वगैरह पूछ रहे हैं, तो आप ये बेसिक जानकारी है, हमारे सभी पदाधिकारी एक्सपर्ट हैं। और आप सभी मेरा निवेदन है कि इसके लिए कोई बुरा नहीं मानना है, इसके लिए बेसिक आपको गूगल पे थोड़ा सर्च कर लेना है। इससे क्या होता है कि हम ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम जब वेबिनार में आते हैं तो हमारे पास कुछ सवाल भी रहते हैं और उसे हम बेहतर तरीके से हमारे एक्सपर्ट से पूछ पाते हैं। तो हम अपने व्यवहारिक जीवन में उस एक्ट का कैसे उपयोग करें, हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि हम थोड़ी सी जानकारी रखें, थोड़ा व्यवहारिक जीवन में हम उसे एज ए एनएचआरसीसी मेंबर, एज ए मानवाधिकार कार्यकर्ता कैसे अपने जीवन में उतारें, इसका यही उद्देश्य होता है। तो अंत में 1 मिनट के लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की और बाइट लूंगा। ये वीडियो यूट्यूब पे लाइव भी है, उसे मैंने प्राइवेट कर रखा है, तो इसलिए हमें इसे समय पर समापन करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी। ये बहुत अच्छी हम लोगों की पहल है कि हम लोग अब जितने भी वेबिनार आगे से करेंगे। और आज हमारा टेस्टिंग मोड पे था कि यूट्यूब पे भी हम लोग इस वेबिनार को लाइव कर पाएंगे। इससे क्या होती थी कि हमारे पास जो जुड़ने की संख्या जो सो सीमित रहती थी, और यूट्यूब के माध्यम से धीरे धीरे फेसबुक के माध्यम से हम लोग इसको व्यापक स्तर पर आगे बढ़ा पाएंगे। और अब हम लोग जो इस कड़ी में है, जो मानवाधिकार की एक जो हमारे बीच को एक गैप हुई थी, उसको हम लोग फुलफिल करने की कोशिश में है। और आगे बेहतर प्लेटफॉर्म के साथ, बेहतर एक हम लोग ऊर्जा के साथ और विभिन्न जो जनहित के मुद्दे हैं, उस मुद्दे के साथ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग आगे इसमें कामयाब भी होंगे। पिछले जो 4 साल 5 सालों का एक जो हमारा जो सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स जो मानवाधिकार में थे, पब्लिक पिटिशंस थे, वो हमारी एनएचआरसीसी के माध्यम से थे। और हम फिर से उसको चाहते हैं कि हम फिर से उसको स्थापित करें। और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, हमेशा सदस्य हैं, हमें कई बार वो बताते हैं कि सर ये समस्याएं हैं, इस प्रकार की दिक्कतें हैं। तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि एनएचआरसीसी की जो हमारी कंप्लेंट पोर्टल है, उनकी जानकारी पूरी प्रभात जी एक बार हम लोग को देंगे बाद में। लेकिन उस कंप्लेंट पोर्टल में लिखित रूप से पूरी कंप्लीट फॉर्मेट के साथ दें, ताकि हम लोग उस पर अग्रेसर कार्रवाई कर पाए। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, अभी हम लोग कई मामले पर संज्ञान लेते हैं। विभिन्न जिला के पुलिस अधीक्षक के पास लेटर जाती है, कलेक्टर के पास जाती है। होती क्या है कि कई मामले गोपनीय होती है, उसको हम लोग सार्वजनिक नहीं करते। लेकिन आप लोग कंप्लेंट जरूर करें, उस पर हम लोग अग्रेसर कार्रवाई जरूर करें। और आने वाले समय में हम लोग और बेहतर परिकल्पना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत जी, धन्यवाद सर, माननीय धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। एवं आज के चीफ गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल कर हम सभी को के साथ उपस्थित रहे। आज
कि चीफ स्पीकर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हम सभी को इस महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शित किया। आशा करता हूँ अमरनाथ साहब का भी धन्यवाद और आशा करता हूँ आप सभी ने आज के वेबिनार के माध्यम से बहुत कुछ जाना होगा। इसी तरह के वेबिनार हम लगातार आप सभी के समक्ष लाते रहेंगे एवं फिर से मेरा कहना है कि आपके पास कोई एक्सपर्टीज़ है, आपको लगता है कि हम वेबिनार में हमें बोलने का मौका नहीं मिला, तो आप अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ हमें हेल्पलाइन पे संपर्क करें। हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि अगले वेबिनार में आपके साथ कोई ऐसे विषय पर चर्चा करें, जिससे ज्ञान का आलोक सभी सदस्यों तक पहुँच सके और आम भारतीय नागरिकों तक भी पहुँच सके। आशा करता हूँ साथ ही इसी तरह के अन्य मुद्दों के साथ मिलते रहेंगे आप सभी से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।